Hello children, I am Shilpi Agarwal, your study buddy, and today I have come up with the explanation of the second part of the chapter Lost Spring of the book Flamingo of class 12. And the title of the second part is I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. ठीक है. ये सेकंड पार्ट जो है, तो फर्स्ट पार्ट हमने बात करी थी वो रिलेटेड था पार्ट पॉवर्टी से. ठीक है. और यहाँ हम किस चीज़ का इशू उठाएंगे? इस वाले चैप्टर में राइटर ने इशू उठाया है चाइल्ड लेबर का. और यहाँ पर उन्होंने एक लड़के की बात करी है जिसका नाम मुकेश है. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. अब मुकेश से जब वो बात करते हैं तो मुकेश कहता है कि मैं तो अपना ही मालिक बनूंगा, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं कोई और काम नहीं करूंगा. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. मैं कार ठीक करने वाला बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड. जब राइटर ने उनसे पूछा कि क्या तुम कुछ जानते हो कार्स के बारे में. आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, मेरी आंखों में बिल्कुल सीधा देखते हुए मीन्स बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ वो बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. अब उसके टाउन का क्या नाम था जहाँ वो रहता था? फिरोज़ाबाद. फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? फिरोज़ाबाद फेमस है अपनी चूड़ी बनाने के लिए, चूड़ियों के एक बिज़नेस के लिए. ठीक है. तो वो वहाँ पर बैंगल्स ही बनती हैं. ठीक है. तो वो भी बैंगल्स ही मीन्स उसका भी यही था कि उसको भी बैंगल्स ही बनानी है, लेकिन वो हटकर ड्रीम देखता है और लोगों से वो थोड़ा हटकर सोचता है. और उसका ड्रीम लेकिन क्या है? ड्रीम तो शायद ही उसका पूरा हो पाएगा. तो उसका ड्रीम एक मिराज की तरह है. मिराज क्या होता है? एक मृग तृष्णा मीन्स एक भ्रम, एक इल्यूशन होता है जो कि हमें ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान में कि कहीं पर पानी है. ये साइंस का फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन ऐसा वहाँ पानी नहीं होता. तो उसी तरीके से उसका ड्रीम भी ऐसे ही, लूम्स भी चमकना. ठीक है. ऐसे ही शाइन कर रहा है उसका ड्रीम भी उसकी आंखों में, जैसे कि कहीं पर रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि कहीं पर पानी है, तो उसे मिराज बोला जाता है. ठीक है. और अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोज़ाबाद मीन्स उसका जो धूल भरा जो उसकी फिरोज़ाबाद की गलियां हैं वहाँ उसका जो ये सपना है वो शायद ही साकार हो पाएगा. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार जो है वो इसी काम में लगा हुआ है चूड़ियाँ बनाने के. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. ठीक है. तो ये जो फिरोज़ाबाद है ये क्या है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं. तो यहाँ पर फूंक मारकर शीशे की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री का ये हब है. यहाँ पर एक इंडस्ट्री का ये इंडस्ट्रियल सेंटर है जहाँ पर ग्लास का जो है काम होता है, मेनली बैंगल्स बनाने का. तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पीपल दे हैव स्पेंड जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेस मीन्स लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजार दी हैं यहीं भट्टियों के आसपास काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, शीशा जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियाँ बनाते हुए. शीशा जोड़ कर चूड़ियाँ बनाते हैं वो लोग. फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जितनी भी औरतें इस संसार में हैं सबके लिए चूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ फिरोज़ाबाद में ही बनती हैं. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. मुकेश का परिवार भी इन्हीं लोगों में से एक परिवार है. ठीक है. और नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स. तो किसी को यहाँ पर ये नहीं पता कि ये गैर कानूनी है. कोई नहीं जानता कि ये जो है यहाँ पर काम करना ऐसे इट इज़ इलीगल, ये गैर कानूनी है. बच्चों के लिए काम करना उसकी तरीके, मुकेश के जैसे ही और बच्चों के लिए काम करना इन द ग्लास फर्नेसेस. ग्लास फर्नेसेस मीन्स उन शीशे की भट्टियों पर काम करना विथ हाई टेम्परेचर्स, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर जो तापमान होता है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है. और इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, छोटे छोटे कमरों में, डिंजी मीन्स बिल्कुल अंधेरे कमरों में
जहाँ पर गर्म भट्टियों के सामने वो लोग अपने यहाँ पर काम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी गैर कानूनी होता है। एंड दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और अगर वास्तव में वहाँ कानून लागू किया जाए तो वह और उसके जैसे 20,000 और बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो उन गर्म भट्टियों के सामने बैठकर काम करते हैं, वो बाहर निकाल लिए जाएंगे वहाँ से। वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कहाँ से बाहर निकल सकते हैं? जहाँ पर वह अपना पूरा दिन का समय वहीं पर बिताते हैं, उन हॉट फर्नेसेस के सामने, उन गर्म भट्टियों के सामने। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनकी आंखों की रोशनी जो है, वो आंखों की चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है। दिस लॉक देयर डे लाइट आवर्स मीन्स वहीं पर वो अपने दिन के घंटे सारे बिता देते हैं, जितना भी दिन का समय होता है, और उनकी ब्राइटनेस जो है आंखों की चली जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड। मुकेश की आंखों में कब चमक आ जाती है? जब वो इस बात की इच्छा जाहिर करता है, जब वो मुझे इस बात के लिए कहता है कि चलो मैं आपको अपने घर लेकर चलूँ, मेरा घर जो है वो दोबारा से बन रहा है ना। बहुत घमंड के साथ, बहुत प्राउडली कहता है, बहुत खुशी से कहता है कि चलो मेरे साथ। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval stage। अब हम कहाँ से निकलते हैं? फिरोज़ाबाद की गलियों में से निकलते हैं। कैसी गलियों में से हम पास करते हैं? मीन्स मुकेश के घर जाने के लिए ऐसी गलियों में से निकलते हैं। कैसी होती है वो? स्टिंकिंग लेन्स मीन्स गलियाँ, स्टिंकिंग बदबूदार गलियाँ, चोक विद गार्बेज, जो कि गार्बेज मीन्स कूड़ा, जो कि कूड़े, इतने कूड़े पड़े रहते हैं वहाँ पर कि गलियाँ भी एक तरीके से बंद हो जाती हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे घरों के सामने से हम निकलते हैं जो कि कैसे होते हैं, जिनको सिर्फ घर कहा जा रहा है। उनकी वॉल्स ऐसे होती हैं जैसे कि वो गिर जाएंगी, है ना। ऐसी झोपड़ियाँ होती हैं, और जिन्हें वो घर कहते हैं। वैसे होता क्या है, वो झोपड़ियाँ होती हैं टूटी फूटी, और जिनके दरवाजे भी कैसे होते हैं, बिल्कुल वूबली डोर्स मीन्स टूटने जैसे, बहुत कमज़ोर दरवाजे होते हैं, बहुत ही बिल्कुल ऐसे हिलने वाले कमज़ोर से ऐसे दरवाजे होते हैं जो अभी अभी गिर जाएंगे। और नो विंडोज़, ना उनमें खिड़कियाँ होती हैं। और वहाँ पर क्राउडेड विद फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, दोनों, मानव मीन्स पीपल, और जो एनिमल्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, और जो लोग होते हैं, और जो जानवर होते हैं, तो वो सब लोग एक जैसे ही रहते हैं। कैसे? जैसे कि प्रीमेबल स्टेज मीन्स बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने ज़माने में एंशियंट मैन जैसे रहता था ना, पहले ज़माने में जैसे लोग जानवरों के साथ रह लेते थे, उसी तरीके से ये लोग रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। अब वो इसी तरीके से एक ऐसे ही हालत के घर के सामने रुकता है। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और अपने पैर से एक कमज़ोर से दरवाजे को जोर से ठोकर मारकर उसको दरवाजे को खोलता है, धक्का देकर उसको खोल देता है। एंड ही पुशेस इट ओपन। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक। हम कहाँ पर आते हैं? एक आधे बने झोपड़े में। शैक मीन्स झोपड़ी टाइप, और वो उसमें हम एंटर करते हैं। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove। एक जगह पर क्या था कि बिल्कुल मतलब था, ये डेड ग्रास मीन्स जैसे सूखी हुई जो घास होती है, उसके ऊपर सूखे घास के छप्पर से एक चूल्हा ढका हुआ होता है। मतलब उस एक चूल्हा बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक सूखी घास से छप्पर पड़ा हुआ होता है, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ होता है? चूल्हे के ऊपर क्या पकड़ा होता है? एक बहुत बड़े बर्तन में, इन अ ऑन द सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। मीन्स क्या हुआ? सिट्स अ लार्ज वेसल मीन्स एक बड़ा सा बर्तन, उसके ऊपर रखा होता है चूल्हे के, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहाँ पर स्पिनच मीन्स पालक की पत्तियाँ जो है उसमें पक रही होती हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम प्लेटर्स मीन्स थोड़े बड़े प्लेटर्स मीन्स बड़ी प्लेट, जैसे प्लेट होती है उससे थोड़ी बड़ी प्लेट, तो बड़ी बड़ी प्लेट्स में एल्यूमिनियम की, और वहाँ पर और कटी हुई थोड़ी सब्जियाँ रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर सी
छोटी सी, ज़्यादा उम्र की नहीं, मतलब औरत, वो सबके लिए शाम का खाना बना रही थी, पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था क्योंकि चूल्हा जल रहा था, तो चूल्हे में से धुआं निकलता है, और उसकी आंखों में जो है वो धुआं भरा हुआ था। उन्हीं से ही वो देखकर हमें मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, है कौन? वो वाइफ है, वो पत्नी है मुकेश के एल्डर ब्रदर की, और मुकेश के बड़े भाई की, मीन्स वो मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और बहुत बड़ी नहीं है वो हालांकि उम्र में, लेकिन उसने, क्योंकि वो घर की बहू है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसको घर में ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलती है बहू की तरीके से। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि वो घर की डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, तो 3 लोगों की देखभाल का जिम्मा उसका होता है, अपने हस्बैंड का, मीन्स मुकेश के बड़े भाई का, मुकेश का, और इन दोनों के पापा का, फादर का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब वो आदमी, मीन्स जब मुकेश के पापा अंदर आते हैं, तो ओल्डर मैन मीन या हमें मुकेश के पापा, तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो जो है वो अंदर उसके एक ब्रोकन सी, एक टूटी सी दीवार होती है, वो उसके पीछे जाकर थोड़ा छुपी हुई सी हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल मीन्स घूंघट, और अपना घूंघट जो है, घूंघट से अपना मुंह ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और वहाँ का रिवाज है, ऐसे रीत है कि जो डॉटर्स इन लॉ होती हैं, जो बहुएँ होती हैं, उन्हें अपना फेस जो है घूंघट से कवर करना होता है बिफोर मेल एल्डर्स, जो कि घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, और इस केस में बड़ा कौन है? एक इम्पोवराइज्ड मीन्स एक बहुत बुजुर्ग सा, गरीब हालत में एक बुजुर्ग है, ठीक है, तो वो यहाँ का बुजुर्ग जो एल्डर मेंबर है, ठीक है, और है कौन? वो बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बैंगल मेकर, तो उसने हालांकि काम तो बहुत हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा उसने वर्क किया है, बहुत मेहनत का काम किया है। पहले टेलर था वो, फिर वो चूड़ी बनाने वाला बन गया था, लेकिन फिर भी वो रेनोवेट नहीं कर पाया घर को। और दूसरी बात क्या नहीं कर पाया? सेंड इज 2 sons टू स्कूल, और ना वो अपने दोनों बच्चों को, मुकेश को और उसके बड़े भाई को, स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बस वो क्या कर पाया? उन दोनों को क्या सिखा दिया उन्हें सिखाया उसने चूड़ी बनाना, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब क्या होता है कि जो डस्ट निकलती है ना, जब पॉलिश करा जाता है बैंगल्स बनाने वाले ग्लास को जब पॉलिश किया जाता है, तो उसमें से जो डस्ट निकलती है, तो वो जब आँखों में पड़ती है तो उससे जो है लोग अंधे हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुकेश के ग्रैंड मदर भी होती हैं, तो उनके ग्रैंडफादर जो है वो अंधे हो गए होते हैं, उससे जो डस्ट निकलती है। तो मुकेश की ग्रैंड मदर वही बोलती हैं कि इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, कि ये इसका करम है, यही इसकी डेस्टिनी है, मीन्स ये इसका नसीब है और ये इसका भाग्य है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो कहती हैं कि क्या भगवान का लिखा हुआ कोई तोड़ सकता है? क्या भगवान ने जो लाइनेज बना रखी है, जो हमारे लिए लिख रखा है, क्या हम उसे कभी तोड़ सकते हैं? शी इम्प्लाइज बिकॉज दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो वो लोग ऐसी जाति में पैदा हुए हैं, चूड़ी बनाने वालों की जाति, जिन्हें मनिहार बोला जाता है, तो वो उसी कास्ट में पैदा हुए हैं और उन्होंने चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं देखा। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कहाँ पर? इन द हाउस, अपने घर में, इन द यार्ड, अपने घर के आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में, पड़ोस के घर में, एवरी अदर यार्ड, हर आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर एक गली में उन्होंने फिरोज़ाबाद की बैंगल्स ही देखी हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के लच्छे, स्पायरल मीन्स चूड़ियों के गुच्छे। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, मीन्स जैसे
सनी गोल्ड मीन्स जैसे धूप का गोल्डन कलर होता है, सुनहरी रंग होता है। और पैडी ग्रीन मीन्स जैसे धान का हरा रंग होता है। और रॉयल ब्लू गहरी नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो कि कोई भी कलर जो रेनबो में, इंद्रधनुष में जितने कलर्स होते हैं और जितने कलर्स उन कलर से बन सकते हैं, उन कलर्स की चूड़ियाँ उन्होंने देखी हैं। लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। और ये कहाँ रखी रहती हैं चूड़ियाँ? ये ढेर बनी हुई कहाँ रखी रहती हैं? इन अनकेम्प्ड यार्ड्स मीन्स ऐसे आंगनों में रखी रहती हैं जो कि ठीक से प्रॉपरली मैनेज नहीं हुए होते। एक तरीके से बिल्कुल खाली ऐसे गंदे पड़े हुए आंगन जो होते हैं, वो बिल्कुल व्यवस्था नहीं हो रही होती उनमें। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। और 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स मीन्स हाथ से ठेले जाने वाले ठेले जो होते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन्स। और इन ठेलों को कौन ठेलता है? जो यंग मैन होते हैं, जो नवयुवक होते हैं, अलॉन्ग द नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों में से, ऑफ द शैंटी टाउन्स, ये गंदे से टाउन में, फिरोज़ाबाद। शैंटी टाउन्स मीन जो कि टाउन बिल्कुल जो अच्छे मीन्स साफ़ सुथरा टाउन नहीं है, शैंटी टाउन, इसलिए इस टाउन को बोला गया है। एंड इन डार्क हटबैंड्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। और इन डार्क हटमेंट्स मीन्स ये झोपड़ियों की लाइनें जो होती हैं, ये जो अंधेरी जो ये झोपड़ियों की लाइनें, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। तो ये लोग कैसे बैठे रहते हैं? यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर कहाँ पर बैठे रहते हैं? ये जो झोपड़ियाँ होती हैं इनमें बैठे रहते हैं। किसके सामने बैठे रहते हैं? ऑयल लैम्प्स मीन्स छोटी छोटी जो तेल की डिब्बियाँ बना लेते हैं ये लोग, और उसको अपने आगे रख लेते हैं। और उसकी लौ कैसे निकलती है? फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स का क्या मीनिंग हो गया? कि जो फ्लेम होती है उसमें से वो कभी तेज़ होती है, कभी हल्की होती है, तो इसी वजह से उसे फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स बोला गया है। ठीक है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और वहाँ पर ये लोग बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और ये वहाँ पर वेल्ड करते हैं उनको, ग्लासेस को, उन ग्लास को वेल्ड करके सर्कल बनाते हैं, गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, जिससे कि चूड़ी बन जाती है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। जितनी बाहर की रोशनी में इनकी आंखें एडजस्ट नहीं होती ना, उतनी ही उनकी आंखें जो है अंदर एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि पूरे दिन अंधेरे में ही बैठते हैं, उन ऑयल लैम्प्स के सामने बैठते हैं, बिल्कुल अंधेरे में बैठते हैं। तो इनकी आंखें कैसे एडजस्ट हो जाती हैं? इनकी आंखों को कैसी आदत हो जाती है? अंधेरे में रहने की, और बाहर रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। डे लाइट इन्हें अच्छी नहीं लगती है। देयर आइज़ आर more adjusted to the dark. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसी वजह से इनकी आँखों की रोशनी पहले ही ख़त्म हो जाती है। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी, एक तरीके से इनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, इससे पहले कि ये बड़े हों, इससे पहले ये जवान बने, उससे पहले इनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। ऐसे ही सविता एक छोटी लड़की है, यंग गर्ल है, उसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है, गुलाबी। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, वो एक बुज़ुर्ग सी औरत के बराबर में बैठी हुई है, और वो भी क्या कर रही है? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास मीन्स वो भी वेल्ड कर रही है, पीसेस ऑफ ग्लास को जोड़ रही है उनका गोला बनाने के लिए, उनका स्पायरल बनाने के लिए, जिससे कि चूड़ी बन जाए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ भी कैसे चल रहे हैं? जैसे किसी मशीन का चिमटा हो, उसकी हाथ भी बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिकली चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कोई मशीन चलती है। ठीक है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड मैनर में उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। अब मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ अपने मन में कि क्या उसे चूड़ियों की पवित्रता के लिए, चूड़ियों की सैंक्टिटी मीन्स चूड़ियों से जो पवित्र एक वो जुड़ा हुआ है, ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, ये बैंगल्स वो जो बना रही है, क्या उसको इनकी पवित्रता का पता है? इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये एक भारतीय लेडी के, भारतीय
औरतें होती हैं उनके सुहाग का प्रतीक होता है, उनकी मैरिड लाइफ का एक ये सिंबल होता है। और ये जो है मैरिज में बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, पवित्र मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल। और एक दिन उसे इस बात का कब पता चलेगा, अचानक ही उसे इस बात का पता चलेगा जब उसके सिर पर एक लाल दुपट्टा होगा, है ना। जब उसका हेड इज़ ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना। और उसके हाथों में लाल रंग की उसके हाथ लाल हो जाएंगे मेहंदी से। और द रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। और लाल चूड़ियाँ उसके हाथों की कलाइयों में चढ़ा दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। और उस दिन वह दुल्हन बन जाएगी। और लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। ऐसे ही जैसे कि जो उसके बराबर में जो बुजुर्ग लेडी बैठी हुई थी वो बहुत साल पहले बनी होगी। Like the old woman beside her, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes। जो औरत उसके बराबर में बैठी हुई है, जो एल्डरली लेडी की हम बात कर रहे हैं, उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं, उसकी कलाइयों में बैंगल्स हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चमक नहीं है, कोई एंथुजियाज़म नहीं है, कोई भी जीने की उसको इच्छा नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड मीन्स बिल्कुल निचुड़ी हुई आवाज़ में, जिसमें बिल्कुल भी जॉय मीन्स खुशी नहीं थी। बिल्कुल नाखुश होकर बहुत दुखी आवाज़ में वो बोलती है कि हमने तो कभी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब हमने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया अपनी पूरी ज़िंदगी में। ठीक है। और शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। दैट्स वॉट शी हैज़ रिव्ड। यही हमने पूरी अपनी ज़िंदगी में कमाया है, यही उसकी कमाई है, मीन्स यही उसने पूरी ज़िंदगी में देखा है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बेड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसके जो हस्बैंड हैं उस एल्डरली लेडी के, वो भी ओल्ड मैन है, वो भी बूढ़ा आदमी है, और उसकी फ्लोइंग बेड मीन्स उसकी दाढ़ी जो है वो हवा में लहर रही है। और वो भी यही बोलता है कि मुझे तो बैंगल्स बनाने के सिवा कोई काम ही नहीं आता, और मैं तो एक काम कर पाया हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में कि मैंने इन लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए घर बना दिया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसकी ये बात सुनकर कि मैंने घर बना दिया, उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसा पा लिया है, कि उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो काफ़ी लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और कम से कम उसके सिर के ऊपर एक छत तो है, मीन्स कम से कम उसके रहने के लिए एक घर तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। ठीक है। यही जो रोना है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें, हमें यही बिज़नेस कैरी करना पड़ता है, बैंगल्स बनाने का, चूड़ियाँ बनाने का, है ना। और कोई बिज़नेस के बारे में क्या सोचें, हमारे पास तो खाने के लिए भी पूरा पैसा नहीं होता। और रिंग्स इन एवरी होम मीन्स यही जो रोना है वो सभी घरों में एक ही चीज़ लोग बोलते हैं। ठीक है। और कि हमें तो पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता, तो हर घर में यही सुनाई देता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो नवयुवक हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो भी वही रटाया जो स्टेटमेंट है अपने एल्डर्स का, जो अपने बड़े लोगों का, वही रोना जो है वो लोग भी दोहरा देते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ साथ कुछ नहीं बदला। और जगह तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, लेकिन फिरोज़ाबाद में ऐसा लगता है कि टाइम रुका हुआ है। जैसे पुराने ज़माने के लोग रहते थे वैसे ही वो लोग भी कर रहे हैं। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। बहुत सालों से उनका दिमाग सुन्न हो गया, इतना हार्ड वर्क करके उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो गया है, बिल्कुल माइंड जो है नम हो गया है। और उस नम माइंड में क्या हो गया है, दे हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। अब उनका माइंड इतना भी काम नहीं करता कि वो कोई इनिशिएटिव लेने की सोचें, किसी बात को स्टार्ट करने की सोचें, अदर देन मेकिंग बैंगल्स बनाने के सिवा कोई और काम करने की सोचें, या फिर एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, उनकी सपने देखने की एबिलिटी, जो उनके सपने
सपने देखने की क्षमता थी, उनका वो जो सामर्थ्य था, जो सपने देखने की उनकी एबिलिटी थी, वो भी एक तरीके से मर गई है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। मैंने एक समूह देखा, एक यंग लड़कों का, अपकमिंग जनरेशन का, अच्छे जवान लड़कों का। जब मैंने एक ग्रुप देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग अपने आप को एक ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते इनटू अ कोऑपरेटिव? एक समूह बना लो, एक सहकारी संस्था। कोऑपरेटिव मीन्स जो सहकारी संस्था होती है, मीन्स उसे थोड़ी हेल्प भी मिलती है गवर्नमेंट से। तो मैंने कहा कि तुम लोग ऐसे क्यों नहीं बना लेते? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो ऐसे ही लड़कों से पूछा जो कि किस में घिरे हुए थे, एक विशियस सर्कल में घिरे हुए थे। मिडिल मैन मीन्स दलालों के बहुत क्रूर चक्करों में फंसे हुए थे, बुरे चक्कर में फंसे हुए थे, बहुत शातिर चक्कर में फंसे हुए थे। दलालों ने उन्हें अपने अंदर अपने जाल में फांस रखा था। ऐसे ही दलालों ने जिन्होंने उनके फादर्स एंड फोर फादर्स को, मीन्स उनके पिछली पीढ़ियों को भी, जैसे उनके पिताजी को और उनके दादाजी वगैरह को फांस रखा था, ऐसे ही उन दलालों ने इन्हें भी अपने चंगुल में फांस लिया। इवन इफ वी ऑर्गेनाइज, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। अब वो क्या बोलते हैं, जब मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बना लो, तो उन्हें कहा कि अगर हम ऐसा कुछ कर भी लेंगे, अगर हम कुछ ऐसा करने की भी सोचेंगे, अगर हम एक साथ संगठित हो भी जाएंगे, तब पुलिस ही हमको पकड़ लेगी और पुलिस पीटेगी हमको और कहेगी कि आपने गैर कानूनी काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको सज़ा मिलेगी और इस वजह से वो हमें जेल में डाल देगी। ठीक है, तो क्या बनाएं हम, मीन्स हम क्या समूह वगैरह बनाएं अपना? देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनमें कोई लीडर ही नहीं है ना, उनका कोई उन्हें लीड करने वाला ही नहीं है, कोई उनका लीडर ही नहीं है। और नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी जना ऐसा नहीं है जो उन्हें दिखाए कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो। उनको कोई राह दिखाने वाला ही नहीं है, कोई उनको डिफरेंट रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। अब इनकी जो उससे ऊपर वाली जनरेशन है, मीन्स जो उनके फादर्स हैं, उनके जो पापा हैं इन बच्चों के, तो वो तो पहले ही थके हुए हैं। दे आर एज टायर्ड एज दे आर, वो भी बिल्कुल थके हुए हैं। ठीक है, वो थके हुए होने का मतलब उन लोगों ने भी गिव अप कर रखा है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब वो किस चीज़ की बात करते हैं? एक ऐसी बात करते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। कैसी बात? जो कि एक गोले में ही घूमती रहती है। ठीक है, और गोला किस किस चीज़ से बना है? गोला जो है वो उनकी कंडीशन का गोला है। क्या कि वो बोलते हैं हम पुअर हैं, फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, कि कोई हमसे सिंपैथी नहीं रखता है। ठीक है, मतलब कि हमसे लोग जो है, हमारे ऊपर कोई भी दया नहीं खाता है। टू ग्रीड, और फिर लालच, है ना, और लोगों का लालच जिसमें वो फंसे हुए हैं। एंड टू इनजस्टिस, और जो अन्याय उन लोगों के साथ होता है। तो वो एक पूरा गोला ही है, मीन्स कभी भी बाहर जिससे वो नहीं निकल सकते। गरीबी से वो गोला कहाँ पर जाता है कि उनके साथ किसी को भी सिंपैथी नहीं है, और फिर लालच है सबको उनसे, और फिर कोई भी हर एक जना उनसे अन्याय करता है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। अब मैंने उसकी जब उन लोगों की बात सुनी, तो मुझे वहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग संसार दिखाई दिए। वन ऑफ द फैमिली, एक तो ऐसी फैमिली का कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। बर्डन बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और उनके ऊपर किस चीज़ का बोझ रखा हुआ है? एक तरीके से उनके ऊपर एक लेबल लगाए कि नहीं, तुम जो हो वो बनिहार हो, तुम बैंगल मेकर हो, तुम चूड़ी बनाने वाले हो। एक तरीके से इस चीज़ का उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, जिसका वो बाहर लेकर चल रहे हैं। और इन विच दे आर बॉर्न, उसी में उनका जन्म हुआ है। और जो दूसरा संसार दिखाई देता है मुझे वहाँ पर, वो किसका दिखाई देता है? द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और जो दूसरा मुझे संसार दिखाई देता है, वो उन लोगों का दिखाई देता है जो कि बड़े आदमी हैं, जो कि नेता आदमी
आदमी हैं, जैसे कि विशियस सर्कल जिन लोगों ने बना रखा है, जिन लोगों ने एक बहुत क्रूर और बहुत ज़्यादा एक जिसमें से वो लोग निकल नहीं पाएंगे, ऐसा एक बहुत शाती सर्कल बना रखा है। इसमें कौन कौन लोग हैं, जैसे कि साहूकार, ज़मीन जो सेठ साहूकार होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, दलाल, मिडिल मैन, पुलिसमैन, जो सो कॉल्ड पुलिसमैन होते हैं, लेकिन वो इन लोगों के साथ मिले रहते हैं, जो पुलिस के पीपल होते हैं, और जो द कीपर्स ऑफ द लॉ, सो कॉल्ड कानून के रखवाले, है ना, द ब्यूरोक्रेट्स मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, और जो नेता वगैरह होते हैं, वो इन सब में वो एक सर्कल बनाकर रखते हैं, जिससे कि इन लोगों को वो उसमें से बाहर नहीं निकलने देते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। सब लोगों ने मिलकर इन बच्चों के कंधों पर ऐसा एक बैगेज, ऐसा एक बोझ टांग रखा है, जिससे कि जिसको ये कभी भी नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इज़ एज नेचुरली एज इज़ फादर। जब तक उसे किसी बात का पता चलता है, जैसे उसके पापा ने कभी ये वाली बात एक्सेप्ट करी होगी कि हम कुछ और नहीं कर सकते, हमें सिर्फ चूड़ियाँ बनानी हैं, ऐसे ही ये बच्चे भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत नेचुरली, बिल्कुल बिना किसी हिल हुज्जत के, बिना किसी कुछ मना करे हुए ये भी बैंगल बनाने के काम में ही लग जाते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। वहाँ पर क्या है कि अगर आप कुछ और करना चाहते हो, इसका मतलब है कि यू आर चैलेंजिंग द सिस्टम। इट वुड मीन टू डेयर, आप डेयर कर रहे हैं, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और वहाँ पर जो चैलेंज करना है, इन लोगों को चैलेंज करना, सिस्टम को चैलेंज करना, वो वहाँ के बच्चों की फितरत नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप मीन्स वो उनको कभी भी सिखाया ही नहीं गया है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जो राइटर हैं वो बोलती है कि मुझे खुशी होती है जब ये डेयरिंग जो है वो मैं मुकेश की आंखों में देखती हूँ, जब मुझे वहाँ उसके आंखों में जब मुझे उसमें एक स्पार्क दिखाई देता है मुकेश में, कि मैं चूड़ी नहीं बनाऊँगा, मैं अपना मालिक बनूँगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा, मैं कार चलाना सीखूँगा। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, फिर से वो रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो कहता है मैं गैरेज में जाऊँगा, वहाँ मैं ये सब काम सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। जब उससे कहा जाता है कि गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं चल कर वहाँ तक चला जाऊँगा। और डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज़ भी उड़ाने का सपना देखते हो? जब नैरेटर उनसे ये पूछती हैं, ही सडनली साइलेंट, वो एकदम से चुप हो जाता है। नो ही सेज, वो कहता है नहीं, ये सपना मैं नहीं देखता। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो ज़मीन को घूरने लग जाता है। इन ही स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। अब वो बुदबुदाता है कि नहीं, ये सपना मैं नहीं देखता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एम्बेरस भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा भी हो रहा है, लेकिन अभी शर्मिंदा ही हो रहा है, मीन्स उस बात के लिए सॉरी नहीं फील कर रहा कि मैंने ये क्यों बोला है कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ या मैं कार सीखूँगा चलानी। अभी भी उसमें थोड़ा सा इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर सकता हूँ। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और वो उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश है, इसी में ही संतुष्ट है। कंटेंट मीन संतुष्ट होना, उसी चीज़ का सपना देख ले, वही उसके लिए बहुत है। टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसने फिरोज़ाबाद में धड़धड़ाती हुई कारों को पास होते हुए देखा है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, बहुत कम एरोप्लेन्स जो हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। इसका ये मतलब है कि उसके लिए तो वही बहुत है कि वो कार चलाने के लिए का सपना देख रहा है, वही उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा। एरोप्लेन्स तो बहुत दूर की बात है उसके लिए, ठीक है। तो वो बोल तो देता है इस बात को, लेकिन अभी भी उसका एक इसमें भी एक एम्बैरेसमेंट है उसको, ठीक है। तो वो कहता है फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, एयरप्लेन्स तो जो है बहुत कम उड़ते हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर से, मीन्स ऐसा सपना देखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो children, this was the explanation of the second part. Please like, follow and share my channel, and if there are any comments, do tell me so that I can improve my videos further.